सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर तो मुकेश अंबानी भी थे और अनिल अंबानी भी थे। दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हो कि दोनों को हैंडलिंग करने में क्या दिक्कत आई? चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो या कोई और व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के डिसीजन कभी सही कभी गलत हो सकते हैं। क्या मंत्र है सर जिससे आदमी परेशानी में भी खुश रह सकता है? हमें खुश रहना है, इसका फैसला कौन करेगा? अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कोई मंत्र नहीं दे सकता। अपने दुखों का कारण हम लोग हैं। दोस्ती क्या है आपके लिए? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा दोस्ती का मतलब क्या है। उस दोस्त ने पता क्या कहा, जहाँ मतलब है ना वहाँ दोस्त नहीं है। किस तरीके से समाज की सेवा करिए? समाज की सेवा मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक भी हूँ, परंतु मेरा ये सोच एक ऐसी है, आपके चंद अच्छे बोलों से किसी को खून बढ़ जाए ना तो वो रक्तदान है। आपके किसी के दुख के समय किसी के कंधे पे हाथ रख दो, उसके अंदर ऊर्जा आ जाए तो वो भी श्रमदान है। खुशी रहने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा सर आज के जमाने में? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नहीं दोस्त अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, खुशियां एक ऐसी चीज है जो हम लोग ढूंढते रहते हैं और कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है खुशियां हमारे अंदर ही हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि खुशियों के पलों को बूंद बूंद इकट्ठा करिए, आप खुशी के सरोवर हो जाएंगे। जी हाँ, इनका नाम है नरेश बंसल जी। हेलो सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आपने एक किताब लिखी है खुश रहने की कला, आज की गीता, और ये पार्लियामेंट में लॉन्च हुई थी सर, आज से 2011 में, 13 साल पहले। जी जी। तो सर कुछ इस किताब के बारे में बताएं। खुश रहने की कला, वास्तव में आज हम सभी को खुश रहना कैसे चाहिए वो इस पुस्तक में मैंने लिखा है। और ये मैंने कहाँ से इकट्ठा किया, मैंने जगह जगह से दुनिया भर के सेमिनार्स अटेंड किए, दुनिया भर के लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ा, और जो कुछ भी मुझे नेट से गूगल से जहां से भी जो मुझे मिला उन सब का एक अर्क निकाल करके मैंने इस पुस्तक में पिरोने का काम किया। इसकी प्रेरणा मुझे कहां से मिली? हर अच्छी चीज की शुरुआत अंदर से होती है। यदि किसी अंडे को बाहरी ताकत से तोड़ा जाए तो एक जिंदगी नष्ट होती है, बर्बाद होती है, खत्म होती है। परंतु यदि अंडा अपनी अंदर की ताकत से टूटता है तो एक जिंदगी का सृजन होता है, जन्म होता है। तो इस किताब को लिखने के पीछे भी जो प्रेरणा है वो मेरे अंदर से ही पैदा हुई और उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सर आप मतलब किताब नॉवलिस्ट हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आपने सारी एजुकेशंस ले रखी हैं सर। मतलब आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार में जन्मा। मेरे पिताजी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, परंतु उनकी सोच बड़ी उत्तम थी। वो हमेशा अच्छे और बड़े कहे जाने वाले लोगों के साथ ही रहते थे। तो वो क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरह की शिक्षा दीक्षा दी। तो मेरी भी शिक्षा के कारण, मेरी परवरिश के कारण, पिता के आशीर्वाद के कारण मेरी भी सोच ऐसी रही कि मैं हर क्षेत्र में जिसमें भी जाऊं उसमें एक अपने नए आयाम स्थापित कर पाऊं। ऐसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा हूं। तो सर एज अ बिजनेस कोच मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी लोगों को एज अ बिजनेस कोच ट्रेन करा होगा। आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है मेरे ख्याल से जी। तो एज अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको डिमोरलाइज भी करा जाता होगा कि तुम यार पापा के पैसों पे बिजनेस में आ गए। तो फॉर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिनको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके लिए आपके क्या सजेशंस है, क्या राय है? क्योंकि उनको बना बनाया बिजनेस मिलता है। कुछ लोग सर उसको उजाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। फादर की गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको ऊंचा लेके जाना आपके लिए बहुत एक प्रेरणा वाली बात होगी। तो उसकी कहानी बताइए सर। देखिए, हर व्यक्ति के सामने हर रोज नई समस्याएं आती ही है।
जैसे आप कह रहे हैं कि जो जिनको सेकंड जनरेशन को वो काम मिला, जो फादर के थ्रू वो काम मिला, परंतु पहले के काम की टेक्निक और आज के काम की टेक्निक करने के बहुत बिल्कुल आयाम बदल गए हैं। पहले की जो स्टडीज थी, आज की स्टडीज एकदम डिफरेंट हो गई है। जैसे अगर पुस्तक के बारे में भी यदि बात करें तो मैंने इसको टाइटल दिया आज की गीता। मतलब क्या है? यही कि पहले जब युद्ध का मैदान था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, उस समय धर्म युद्ध था तो उसको क्या करना चाहिए था। आज सेकंड जनरेशन के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पिता ने दिया, तो उनके सामने वो गीता के वो श्लोक या वो भाई से लड़ना वो काम नहीं आने वाला है। आज क्या काम आने वाला है कि आज की जो स्थितियां हैं उनमें मैं कैसे उसको हैंडल करूं। तो कुछ लोग उसको बहुत बखूबी के साथ आगे ले जाते हैं, परंतु इसमें एक बहुत सुंदर बात यह है कि हमारे जो हम पेरेंट्स हैं, मैं क्योंकि अब मेरे बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो मैं अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, हम लोगों को, अपने आप को ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें, अपने बच्चों को उन सब बातों से गुजरने दें, रफ एंड टफ होने दें। क्या करते हैं, हम उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देते। आपने ये देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनके बच्चे बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाते। उसका कारण हम माता पिता हैं। माता पिता क्या करते हैं कि हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को वो स्ट्रगल ना करने दें, उनके ऊपर वो मुसीबतें ना आने दें। परंतु जैसे मैंने वो अंडे वाली बात बोली कि जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो जिंदगी का सृजन कैसे हो सकता है। तो हम पेरेंट्स उनके सामने कंफर्ट जोन पैदा करके रखते हैं। तो कंफर्ट जोन पैदा होने के कारण बच्चा मेहनत कम कर पाता है। यदि उसको संघर्ष की कहानी लिखने दी जाए, बढ़ने दी जाए, उड़ान उड़ने की स्वतंत्रता दी जाए, तो मैं ये निश्चित तौर से कह सकता हूं कि उस बच्चे का विकास होना निश्चित है। तो कई सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर तो मुकेश अंबानी भी थे जी और अनिल अंबानी भी थे, और दोनों को विरासत मिली थी जी। विरासत में जहां तक मुझे आइडिया है, अनिल अंबानी को नए बिजनेसेस मिले थे, जो आप नई सोच की बात कर रहे हो। और मुकेश अंबानी जी क्योंकि उन्होंने केमिकल में वो सब कर रखा था, तो उन्हें पुराना बिजनेस दिया गया था, जैसे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह। दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हो कि दोनों को हैंडलिंग करने में क्या दिक्कत आई? देखिए, मैं अंबानी ब्रदर्स की बात तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, या चाहे अनंत अंबानी हो, थर्ड जनरेशन हो, या कोई और व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के डिसीजन कभी सही कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन उनसे हार नहीं माननी चाहिए। उन डिसीजन से हमें यह सीखना चाहिए कि हम अब आगे क्या कर सकते हैं। जैसे जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो कहते हैं कि 999 बार फेल हुए थॉमस एडिसन, और उस समय तक, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं जान गया हूं कि इन 999 ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो हम हर रोज हमारे सामने नई चुनौतियां आनी ही आनी है, और हम उन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं। जैसे पुस्तक का नाम है खुश रहने की कला, तो यदि हम उन सब हर्डल्स को हैप्पीली कूल एंड काम रह करके उनको हर्डल्स को, उन चुनौतियों को पार करते हैं, तो सफलता कोई नहीं रोक सकता। सर, आपके कहने में और लोगों के करने में बहुत डिफरेंस है सर, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि खुश रहना, सर जब आदमी परेशानी में होता है तो खुश रहना इतना आसान नहीं होता सर। वो फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करा जाए, आज की डेट में बच्चों में पेशेंस ही नहीं है सर। 40 की स्पीड से तेज गाड़ी ना चलाएंगे तो उन्हें मजा नहीं आएगा, और यहाँ पे तो स्पीड लिमिट ही 40 है। और आप बोल रहे हो सर खुश रहने की बात। खुश रहना तो सर इतना आसान नहीं रह गया सर आजकल के जमाने में, जहाँ इतना प्रेशर है। तो जो आप खुशी की बात कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, आप कैसे करते हो, या क्या मंत्र है सर जिससे आदमी परेशानी में भी खुश रह सकता है? इस तरीके से आप स्माइल कर रहे हो। देखिए, इतना अच्छा, इतनी सुंदर बात है कि ये हमें खुश रहना है, इसका फैसला कौन करेगा?
इसका फैसला हमें ही करना है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कोई मंत्र नहीं दे सकता, सिर्फ आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। आप खुश रहना खुश रहेंगे, चाहे 20 साल का बच्चा है, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 80 साल का व्यक्ति है। अपने दुखों का कारण हम लोग हैं। हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, हम अपने दिमाग में ये चीजें बना लेते हैं। सपोज किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ गलत किया जो आपके अनुरूप गलत है, तो कुछ भी बात हुई किसी को, तो हमने उसको इतना बड़ा बना लिया कि हमें उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके कारण से हम सारा दिन परेशान रहते हैं। परंतु वेदर इट इज डेथ, वेदर इट इज डाइवर्स, वेदर इट इज एंड डिसीज, कुछ भी हो, आखिर उससे होना क्या है? आप दुखी होने से बताइए उसका क्या हल होने वाला है? जबकि यदि आप सफलता की बात करें, आपके लिए हो सकता है सफलता का अर्थ हो कोई आपकी टारगेट हो कार, कोई आपका टारगेट हो कोई बहुत बड़ा बिजनेस, किसी के लिए हो सकता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी के लिए कोई और टारगेट हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब हो सकती है, किसी के लिए कोई पद हो सकता है। परंतु सब लोगों के लिए अलग अलग है। और वो सब लोग क्या कहते हैं, मैं ये चीज प्राप्त कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। 99% केसेस में यही बात होती है कि मैं ये कार ले लूं तो खुश हो जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो खुश हो जाऊंगा, मेरे पास 500 करोड़ हो जाए या 5000 करोड़ हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। परंतु वो 5000 करोड़ कब होंगे, आप उस समय कभी भी खुश नहीं होंगे, ये गारंटी है। जहां नहीं मिलता किसी को, नहीं मिलता है। लेकिन क्या है कि वो होने के बाद फिर आपको वो ये लगेगा नहीं। मजा उसमें है, उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, जब उस पे आप हैप्पीली कूल एंड कामनेस के साथ चलना स्टार्ट होंगे ना, तो आपकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता। सर आज आप सक्सेसफुल, आप इसलिए ये बात बोल रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर जो खुश रह रहे के सारे पैसे गंवा देते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने जेन्युइनली लोगों के लिए बहुत अच्छा करा है, समाज में एक दूसरे के लिए सब कुछ अच्छा करा है, लेकिन आज उनके पास कोविड की वजह से या किसी कारण से आज उनकी फाइनेंशियली दिक्कतें हैं जिंदगी में। मैं उन ऐसे लोगों को जानता हूं और आप भी ऐसे लोगों को जानते हो कि जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा ना करा हो, लेकिन आज उनके पास मतलब वो फाइनेंशियली इतने वो नहीं है, वेल ऑफ नहीं है, और उनको लोग नहीं पूछ रहे। सर आप भी इंटरनली जानते होंगे उनको, सर वो एकदम जमीन पे आ गए हैं सर, और वो बेचारे उनके पास वो कैसे खुश रहे सर? देखिए, खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी काम करना है, खुश रहना काम ही नहीं है। ये तो जैसे ऐसा है जैसे आप सांस लेते हैं। खुश रहना आपने कोई उसके लिए कुछ करना नहीं है। अपने अंदर दिमाग के अंदर कोई बोझ नहीं रखना, कोई किसी प्रकार की आप कोई टारगेट बनाए। सपोज आपको यहां से कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली का टिकट लेंगे ना, दिल्ली जाने की सोचेंगे, तो आपका वो काम हो गया वहां जाना। खुश रहना आपका काम नहीं है, आपने वहां खुशी खुशी जाना है। अब आप उसके रास्ते ढूंढेंगे, भाई मुझे ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, कार से जाना है, तो उसके रास्ते ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करेंगे। जो भी भाई, जो भी दोस्त जो किसी ऐसे फेज से गुजरता है, तो उसे जीवन में क्या है, सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करें। गोल्स भी बहुत अच्छे गोल्स बनाएं, और गोल्स बना करके फिर उन पे काम करना शुरू करें। फिर विश्वास करें, प्रकृति को उस गोल्स की लिस्ट सौंप दें। और गोल्स कैसे बनाएं? आपके जैसे जीवन है ना, इस जीवन में एक गिटार होती है, गिटार के 6 तार होते हैं। यदि कोई एक तार भी ठीक से टूट जाए या ढीला हो जाए तो वो संगीत नहीं देता। इसी प्रकार से जीवन में भी यदि 6 के 6 आयाम, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल, आपका सोशल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस, यदि सारे आयाम सब के सब 6 के 6 तार जब मिल करके उन पे सब पे फोकस करेंगे ना, तो इतना जिंदगी मधुर संगीत हो जाएगी। अब वो बनाते हुए आप सबको, सपोज आप फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं और आप उसका फिजिकल का ध्यान नहीं रखते, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो क्या होगा? उस पैसे का क्या करोगे? और यदि आप पैसा नहीं हुआ और आप लव अफेयर में पड़ जाते हैं, तो 4 दिन बाद तू मैं हो जाएगी। तो सब चीजों को आपने कि ये मेरा फिजिकल गोल है, मैं ऐसे स्वस्थ रहूंगा तो मैं उस पैसे का लाभ ले पाऊंगा, परिवार को भी ठीक कर पाऊंगा। तो सब चीजों को बराबर से एक
इंपॉर्टेंस देना, उन सब चीजों को एक लिस्ट बना लें, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लें। उसके बाद प्रकृति को सौंप दें कि मैं ये करना चाहता हूं। जब आप उस काम को प्रकृति को सौंप देते हैं, फिर विश्वास करना चाहिए कि भाई मैं इस बात पे, ऐसा ना सोचें, उस पर डाउट ना करें कि भाई ये मेरा पूरा नहीं होगा, कि यार मैंने लिख तो लिया, बंसल जी के कहने से लिख लिया, आप के कहने से लिख लिया। आप एक बार गोल बनाएं और गोल बना करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप प्रकृति को सौंप दें। उसके बाद उस पर विश्वास करें। विश्वास करने से क्या होता है, मैं विश्वास के विषय में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। हिरण की स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और शेर की स्पीड होती है 50 किलोमीटर, लेकिन शेर हिरण को मार के खा जाता है, जबकि उसकी स्पीड उससे लगभग दोगुनी है। हिरण क्या करता है, जब भागता है ना, तो वो फिर डर के कारण मुड़ करके देखता है वो कितनी पीछे है, तो उसके अंदर वो विश्वास नहीं रहता कि वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। अगर वो ये विश्वास कर ले कि मेरी तो इससे स्पीड ज्यादा है, तो वो कभी भी शेर के पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी बात, शेर कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है ना, ऊंचाई में जिराफ सबसे बड़ा है, और बहुत सारे जानवर हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। हाथी बड़ा है, भागने में हिरण बड़ा है, हिरण अच्छा उससे तेज भागता है, दिमाग में लोमड़ी और बिल्ली उससे ज्यादा तेज है। इसी तरह से सारे, घोड़ा की हॉर्स पावर के बारे में हम सब जानते हैं, बंदर फुर्तीला है, बंदर फुर्तीला है, एक डाल से दूसरी। तो इस तरीके से, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं। उन लोगों, उन जानवरों को विश्वास नहीं है। तो जो आदमी विश्वास करेगा ना कि जो गोल्स मैंने बनाए हैं वो मेरे कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट मी, डाउट करके, तो उन गोल्स को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा भी दावा है। और आप सक्सेसफुल हुए इस चीज के साथ? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं आज भी मैं अपने गोल्स बनाता हूं, और मैं जब भी कभी मेरे पुराने गोल्स मेरे सामने आते हैं, मैं देखता हूँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। मतलब हमारे जो सेल्स वाले हैं, बिल्कुल, वो हमेशा टारगेट जो लेते हैं, वो सेल्स वालों को टारगेट दिया है इसलिए जाता है कि वो अचीव करें, और वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके कारण मैंने बताया वो विश्वास नहीं करते, डाउट, उनको ये डाउट रहता है क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाता। आप देखिए, जो इन दोनों, जो एक कर पाता है और जो नहीं कर पाता ना, उनके बीच एक विश्वास होता है। जो ये सोचता है ना मैं कर पाऊंगा, यदि आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपको बड़ा दूर लग रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद आप ये विश्वास कर ले कि अब मुझे 99 जाना है, आपके अंदर देखो पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। आलस भी करते हैं लोग, आप ये कहने? हाँ, आलस यही है। नहीं, आलस तो अलग, आलस भी करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन विश्वास, ये डाउट करना एक अलग बात है। डाउट करना अलग, डाउट कर, हाँ, या आप डाउट कर लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये टारगेट। अभी आप सेल्स की बात कर रहे थे, जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते ना कि मैं कर पाऊंगा, जो भी मैंने बताया, हिरण की मौत क्यों होती है, या बाकी के जानवर जंगल के राजा क्यों नहीं है, तो इसलिए। तो मतलब सर, अगर आप ये कहने का मतलब ये है कि अगर जुआरी जुआ खेलने के लिए अपने पे विश्वास करे कि भैया मैं जुए का राजा हूं और मैं जुए में सब कुछ जीत जाऊंगा, और खुशी खुशी वो सारा पैसा लगा दे, तो वो क्या जीत जाएगा सर? देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, परंतु मैं कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगा किसी को कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो अचीव कर लेगा। देखिए एनर्जी ना, अगर आपने जुए की बात छेड़ी है, तो एनर्जी या आग की बात करें, एनर्जी क्या है, अग्नि है ना, गर्माई है ना। एनर्जी एक ऐसी चीज है, या तो इसे आप रोटियां सेक लें, आग ऐसी चीज है या तो इसे आप रोटियां सेक लें या किसी का घर जला दें। नाइफ है ना, या तो ऑपरेशन करने के काम आए या किसी के पेट में, या पेट में घुसा दें। तो ये आपने देखना है, ये बात कि भाई हम उसको ध्वस्त करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमेशा कदर उन लोगों की होती है जो कुछ क्रिएटिव करते हैं, कंस्ट्रक्टिव करते हैं। मैं उसकी हिटलर के बारे में बताना चाहूंगा। आपने विध्वंस की बात की ना, कि भाई जुआरी की बात की, तो हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने वो नहीं चाहते थे कि वो मेरा बेटा चित्रकार बने, लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी से कूट कूट के भरा हुआ था।
तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगनी थी, उसकी एनर्जी विध्वंस में लग गई, वो उस दुनिया को फतेह करने के लिए निकल गया। और उसमें क्या हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ। तो अगर उसके माता पिता ने ना रोका होता, जैसे मैंने जब आपने एक प्रश्न किया था कि बच्चे ऐसे जाते हैं, तो अगर हम पेरेंट्स बच्चों को उनका डायरेक्शन खुद तय करने दें तो आज दूसरा महायुद्ध नहीं होता। और हिटलर की जो एनर्जी, जो डेस्ट्रॉय में जिससे लाखों करोड़ों लोग मरे, वो नहीं मरते, बल्कि एक सुंदर सी कितनी कृतियां निकल करके आती। आप हिटलर तो बुरा आदमी था, नो डाउट, मतलब, लेकिन काफी लोगों के लिए हिटलर वाज आल्सो नाजी जो थे। और जो हिटलर की कहानी है वो अपने आप में एक अलग चीज है, खैर हम उसमें बाद में आएंगे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली सक्सेसफुल होने के लिए आपके हिसाब से क्या मंत्र है कि आदमी को सक्सेसफुल होना चाहिए, और बिजनेस टिप्स क्या होने चाहिए एज अ बिजनेसमैन आपकी तरफ से? मैंने अभी बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, देखिए इतना बड़ा वास्ट सर्कल है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप, कंपटीशन भी तो है सर। निश्चित रूप से कंपटीशन तो रहेगा और होना भी चाहिए, अदरवाइज फिर आप एक ही उस चीज की तरक्की नहीं होगी। जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना, तब तक आप उसको बेस्ट में नहीं ले जाके जा सकते। किसी चीज की मोनोपोली हो जाती है ना, फिर आप उसमें कहते थे मेरा तो माल बिक रहा है, मुझे और कुछ और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत नहीं। पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बहुत नई से नई चीजें, देखो आईफोन आता है ना, हर साल नया आ जाता है मॉडल, हर साल नया मॉडल आता है। तो जब उनका पहला मॉडल भी बिक रहा है तो दूसरा मॉडल क्यों आता है? क्योंकि उनको पता है कि लोगों को हमें कुछ नया देना है। तो इसलिए हर चीज को हमें इस तरीके से लेना है कि भाई कंपटीशन के साथ ही मजा आएगा। बाकी नोकिया आई, कितनी सारी कंपनी, एरिक्सन आया, पता नहीं लाखों हजारों कंपनी आई, सब मोटरोला थी, सब फेल हो गई ना। लेकिन ये नहीं, कंपटीशन तो सबके साथ था। आप नेटवर्किंग में देख लीजिए, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, दुनिया किस चीज में कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन तो फोकस है इनका। कंपटीशन तो आपको आगे जाने का रास्ता दिखाता है, हम उसको नेगेटिव में ले क्यों? राइट, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यस। आप जो गलती करने वाले हैं, अगर आपका कॉम्पिटिटर वो गलती नहीं करता तो आपको सीखने को मिलता है ना। अभी आप अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की भी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो हमें सीखने को मिलता है हर जगह से कि भाई क्या गलतियां हम कर रहे हैं या क्या गलतियां उसने की। परवरिश तो दोनों की सेम थी। हाँ, पर लेकिन डिसीजन तो दोनों को पैसा एक तरीके से मिला था, नाम एक ही मिला था, लेकिन डिसीजन तो अपना रहता है ना। डिसीजन तो आपका अपना है ना। आप हर रोज कोई डिसीजन लेते हैं, वो कई बार इतना हिट हो जाता है, कई बार फ्लॉप भी हो सकता है। ऐसा फेज तो हमेशा होना ही है। ये तो प्रकृति की सच्चाई है, इसे आप नकार नहीं सकते। कितना खुश रहना है ये आपके ऊपर है। खुशी का समुद्र। खुश रहने का तो कोई पैरामीटर भी नहीं है ना। कोई उसको ऐसा नहीं कह सकते आप 50% खुश हो जाओ, 100% खुश हो जाओ। आपको कोई भी टारगेट लो, कोई काम करो, उसको हैप्पीली करो, तो आप देखो आपको थकान नहीं होगी। खुशी रहने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा सर आज के जमाने में? देखिए, खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है क्या? खुशी किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। ये आपने डिसाइड करना है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। मेरी किताब को अगर खोल के देखें, मैं दिखाना चाहूंगा मेरी कल्पना का आधार क्या है। ये देखिए, ये मैं व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ। ये देखिए, भगवान विष्णु मेरी कल्पना का आधार है। ये क्या है? क्षीर सागर के अंदर लेटे हुए हैं और शेष नाग के हजारों लाखों फन इनके ऊपर लपलपा रहे हैं। भगवान विष्णु आराम की मुद्रा में है। तो उसका परिणाम क्या है कि मां लक्ष्मी इनके पैर दबा रही है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसे आप बार बार बोल रहे हैं खुश रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। यदि आप जीवन में हो रही घटनाओं, दुख की जो बातें हैं, किसी ने कुछ कहा या मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, एंगर, एंजाइटी, तनाव, घृणा, द्वेष, वैर, किसी के कारण से ये सारी परेशानियां हम सबको रोज होने वाली हैं। तो भगवान विष्णु के सिर पर भी अनेकों फन लपलपा रहे हैं। आपके सर के ऊपर भी लाखों फन लपलपा रहे हैं। किसी के पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं तो वो दे नहीं रहा।
तो ये सब चिंताएं हैं। तो उनके होते हुए यदि आप किसी से पैसे आपने लेने हैं तो आप उनको ऐसे कहें भाई पैसे क्यों नहीं दे रहा, तो वो उससे कोई पैसे दे थोड़ी रहा है। लेकिन उसको अगर आप प्यार से उससे बात करेंगे कि भाई मेरे को यार पैसे चाहिए, हो सकता है वो उसकी भी मजबूरी हो, तो कम से कम जब आप उससे प्यार से बात कर रहे हैं तो आप दुखी नहीं होंगे और आप अपने बाकी के काम खराब नहीं करेंगे। तो अगर आप उससे खराब बात करते हैं, दुखी मतलब लड़ाई करके बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको उसका नेगेटिव असर होने वाला है ना। आपका दूसरा काम खराब होता, सपोज आपने मेरे से लड़ाई कर ली, तो आप घर जाओगे या बाहर निकलोगे तो आपका अच्छा मूड थोड़ी होगा। पहले तो आप उसको सोचते हुए निकल रहे हैं, वो ध्यान में बात करेंगे। जब हम ध्यान की बात करते हैं, आप बाहर निकले, आपका ठोकर लग गया, मेरे से लड़के निकले ना, ध्यान कहाँ है? मेरे में है, लड़ाई में है ना, क्या उसने मुझे ऐसा बोला। तो आप बाहर निकले तो आपका पहले तो ठोकर लग गई, या तो वो चीज खराब हो गई या आपका पैर खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया ना। बिल्कुल सर। और फिर वो वाली बात को सुलटाओगे या उस बात को सुलटाओगे, एक नया काम मिल गया। एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? ऐसे इसीलिए एक्सीडेंट। तभी हमारे को बचपन से कहा जाता है कि ध्यान से चलो, ध्यान से बैठो, ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाना खाओ। एक हाथ में टीवी, एक हाथ में टीवी, एक ध्यान टीवी में है और खाना खा रहे हो। लेडीज को कहा जाता है ध्यान से खाना बनाओ, सो दैट कि अगर आप उसमें, उसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है अगर आप ध्यान से खाना बनाते हैं, तो उसकी एनर्जी का भी प्रभाव अच्छा ही आता है। सर दोस्ती क्या है आपके लिए? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा दोस्ती का मतलब क्या है। उस दोस्त ने पता क्या कहा? जहां मतलब है ना वहां दोस्त नहीं है। जहां मतलब है वहां दोस्ती नहीं है, दोस्त नहीं है। दोस्त मेरे हिसाब से तो सर दोस्त होता ही नहीं है सर। दोस्त एक ऐसा शब्द है जो बहुत मुश्किल से किसी को बोलना चाहिए। आदमी बोलता जरूर है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन सर दोस्त जेन्युइनली ना सर होता नहीं है सर। हर आदमी को दोस्त नहीं बोल सकते आप, हर आदमी दोस्त नहीं होता सर। दोस्त एक बहुत ही कैलकुलेटिव वर्ड है सर, और किसी को दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना दो अलग शब्द है सर, दो अलग मतलब है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्ती में जहां सर किसी भी चीज को लेके कोई एक्सपेक्टेशन ना हो और बिना एक्सपेक्टेशन के कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, उसे दोस्त कहते हैं सर। बाकी आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है, उम्र है, आपको ज्यादा आइडिया होगा कि दोस्ती क्या है। यस, अगर आप उससे ये सोच रहे हो कि मेरे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, मेरे काम नहीं आया, तो वो दोस्त नहीं है, तो आपका जो मूल है ना वही गलत है। आप उससे, तो आप भी तो वैसे ही करोगे ना। आप खुद भी नहीं हो। जब आप ये कह रहे हो दुनिया में नहीं है, तो ठीक है नहीं है, नहीं। और है तो सब है भाई। आप उससे एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि भाई वो मेरे काम आए। आप ऐसा क्यों नहीं होते कि मैं उसके काम आऊं? सर मैं यही तो बोल रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं होता। हाँ ठीक है, यही बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, ये आपकी थॉट है ना। नहीं भैया, ये आपकी थॉट है ना कि कोई नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूँ सर आसान नहीं है दोस्त बोलना। मैं नहीं, हम हर एक को दोस्त बोल लेते हैं भैया। मेरा ये ऑन रिकॉर्ड कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस दुनिया को ही दोस्त बना लो। आप तो कह रहे हो कि कोई दोस्त ही नहीं होता। मैं कह रहा हूं सारी दुनिया को दोस्त। सबसे पहले परमात्मा को अपना मित्र बनाएं। आज से ही बना करके देख लें, परमात्मा को अपना मित्र बनाएं। आप सारी दुनिया को अपना दोस्त बना लें। आप, वो आपको बनाए या ना बनाए, लेकिन आप बना लें। आपके जीवन में एक रचनात्मक सुधार आएगा। ये मैं लिख करके देने के लिए तैयार कि आप अपनी तरफ से पहल करें ना कि मुझे दोस्त बनाना है। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है दोस्त बनाना, और मैं किसी से वैर नहीं रखता। दोस्त का अपोजिट क्या है? दुश्मन। मैं दुश्मनी नहीं रखता। सिर्फ आपके अंदर सुधार आएगा, और जब आपके अंदर सुधार आएगा आपको सारी लाइटें हरी नजर आएंगी। आपको दोस्ती में धोखा नहीं मिला सर कभी? नहीं नहीं, दोस्ती धोखा तो देखिए, मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना आपसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आपकी मजबूरी कोई और है, तो उसको मैं धोखे का नाम दूं या कोई और नाम दूं, ये मेरी मानसिकता है। मतलब अगर सामने वाला मजबूर है और मजबूरी से आपके कुछ गलत कर रहा है तो वो धोखा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट विषय है कि भाई देखो,
मेरे ख्याल से गालिब का या बशीर बद्र का एक शेर है, जी तो चाहता है कि सच बोले पर क्या करें हौसला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई भी बेवफा नहीं होता। वाह सर, क्या कमाल की बात कही सर आपने। सर जैसे हम सब जानते हैं आपके बारे में कि नरेश बंसल जी एक समाज सेवक भी हैं, तो अपनी समाज की सेवा करने में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी और क्या क्या आपने समाज को किस तरीके से समाज की सेवा करी है सर, कुछ बताएं सर। देखिए, समाज की सेवा तो मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक भी हूँ कि भी मैंने अभी कोई ऐसा अचीवमेंट इस विषय में किया है, परंतु मेरा ये सोच एक ऐसी है कि यदि आप किसी को आपके चंद अच्छे बोलों से किसी को खून बढ़ जाए ना, तो वो रक्तदान है। यदि आपके किसी के दुख के समय किसी के कंधे पे हाथ रख दो, उसके अंदर ऊर्जा आ जाए, तो वो भी श्रमदान है। यदि आप थोड़ा ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो वो भी अन्नदान है। थोड़ा ही दो थाली, थोड़ा ही लो, थोड़ा ही लो, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो भी वो अन्न का दान होगा। और यदि मेरी कुछ बातों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो मैं समझता हूं ये भी स्वच्छ भारत अभियान होगा। वाह। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि मैं बहुत कोई ऐसा टैग लेकर के नहीं जीना चाहता कि मैं समाज में ये योगदान या वो योगदान कर रहा हूं या कोई ऐसी समाज सेवा कर रहा हूं। ये हम सब का कर्तव्य है कि समाज सेवा, कोई समाज को क्यों आवश्यकता पड़े हम मेरी आपकी या किसी और अन्य व्यक्ति की भी, कि जो सब लोगों को हम खड़ा कर पाए, इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं होती। यदि सब लोग, मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर को अपना मित्र बना करके देखें, आपके जीवन में रचनात्मक सुधार होगा। आप खुशी खुशी जो भी आपके टारगेट्स हैं जीवन में, जो भी आपने काम करना है, प्रत्येक दिन का काम आप हैप्पीली करने की एक बार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रचनात्मक सुधार होगा। आप कल से ही ये इस तरह की प्रैक्टिस शुरू कर दो और आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना बढ़िया मजा आने लग जाएगा कि आपको किसी और कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हो सर आप। जब आपके अंदर खुशी का नशा हो जाएगा, तो आपको किसी चीज के नशे की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, इस समय पे जिस समय लोग परेशान रहते हैं, नरेश बंसल जी जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो खुश रहें। और खुशी एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती है, लेकिन आपके अंदर ही है, आपको महसूस करनी है और उस बूंद बूंद को इकट्ठा करना है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा कि नरेश बंसल जी, और हम दोबारा नरेश बंसल जी को लाएंगे आप लोगों को खुश करने के लिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो नए नए ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, मी अंकित कोहली with Uncensored Ankit Kohli. Thank you.